नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एडुटेरिया का जो अभी वार्षिक ये आया है, संस्करण आया है, जिसमें जुलाई 2025 से जून 2026 तक का करंट अफेयर्स है, जो आपके यूपीएससी बीपीएससी सारे के लिए एसेंशियल है। तो उसका आज हम लोग जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 जनवरी 2026 को संसद में पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। नोट: भारत का प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ ही पेश किया जाता था, किंतु 1964 के पश्चात इसे बजट से एक दिन पूर्व अलग से पेश करने की व्यवस्था प्रभावी हुई। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। वित्त वर्षीय और जीडीपी में वृद्धि। वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम अनुमान जीडीपी में वृद्धि कितना हुआ? 6.5%। वित्त वर्ष 2025-26 में पहला अग्रिम अनुमान जीडीपी में वृद्धि 7.4%। 2026-27 में अपेक्षित 6.87 से 7.2% की वृद्धि। ये अपेक्षित है, अभी पता नहीं चला है। भारत का स्थान विभिन्न क्षेत्रों में: वैश्विक सेवा निर्यात में 7वां, सीमेंट उत्पादन में 2रा, सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाओं में 6ठा, वस्त्र और परिधान के निर्यात में 6ठा, निर्माण सेवाओं में 8वां, दवा उद्योग मात्रा के हिसाब से 3रा, विदेशी मुद्रा भंडार में 4था, रेलवे नेटवर्क में 4था। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को 16 अध्यायों में बांटकर वर्णन किया गया है। पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था की स्थिति। वैश्विक वातावरण को चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमान से अधिक रही। हालांकि भू राजनीतिक तनाव के कारण व्यापारिक और वित्तीय जोखिम अभी भी बने हुए हैं। इस विषम परिस्थिति में भी भारत का प्रदर्शन सराहनीय है। वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी और जीवीए वृद्धि के प्रथम अग्रिम अनुमान क्रमशः 7.4% और 7.3% रहे हैं, जिसे भारत लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वित्त वर्ष 2026 में निजी अंतिम उपयोग व्यय पीएफसीई 7% बढ़ा, जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 61.5% है। वित्त वर्ष 2023 में भी 61.5% की हिस्सेदारी दर्ज की गई थी। यह वर्ष
यह वृद्धि मुख्य रूप से कम मुद्रास्फीति, स्थिर रोजगार और वास्तविक क्रय शक्ति में सुधार के कारण संभव हुई है। बेहतर कृषि उत्पादन में ग्रामीण उपभोग को मजबूती दी है, जबकि शहरी उपभोग में भी सकारात्मक सुधार देखा गया है। इसके साथ ही करयुक्तिकरण के चलते बाजार में मांग में व्यापक स्तर पर वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2026 में निवेश गतिविधियां मजबूत रही। इसके साथ ही ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में 7.8% की वृद्धि हुई और जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 30% तक पहुंच गई। इस गति को निरंतर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय तथा निजी निवेश गतिविधियों में आए सुधार से बल मिला है, जिसके संकेत कॉरपोरेट घोषणाओं में मिलते हैं। आपूर्ति पक्ष पर सेवाएं विकास की प्रमुख चालक बनी हुई है। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में सेवाओं के सकल मूल्यवर्धन में 9.3% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पूरे राजकोषीय वर्ष के लिए इसकी वृद्धि 9.1 अनुमानित है। यह रुझान इस क्षेत्र के व्यापक आधार पर होने वाले विस्तार को दर्शाता है। अध्याय 2 में क्या है? राजकोषीय घटनाक्रम विश्वसनीय समेकन के माध्यम से स्थिरता सुनिश्चित करना। सरकार की संतुलित वित्तीय रणनीति ने समष्टि आर्थिक मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता को मजबूती प्रदान की है। इसके फलस्वरूप वर्ष 2024-25 में मॉनिटरिंग स्टार DBRS, S&P ग्लोबल रेटिंग और रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट जैसी 3 प्रमुख वैश्विक एजेंसियों ने भारत की सॉवरेन रेटिंग के परिदृश्य में सुधार किया है। केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां जो वित्त वर्ष 2016 से 20 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का औसतन 8.5% थी, वे वित्त वर्ष 2022-25 में बढ़कर जीडीपी का लगभग 9.1% हो गई। राजस्व में इस सुधार का मुख्य कारण कॉरपोरेट का संग्रह में वृद्धि है। महामारी से पहले यह जीडीपी का लगभग 2.4% था, जो महामारी के बाद बढ़कर 3.3% पहुंच गया। प्रत्यक्ष कर आधार में निरंतर वृद्धि देखी गई। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2021-22 में 6.9 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 9.2 करोड़ हो गई। रिटर्न दाखिल करने वालों की बढ़ती संख्या बेहतर कर अनुपालन को दर्शाती है। यह प्रशासन में तकनीक के अधिक उपयोग और लोगों की आय बढ़ाने के साथ कर दायरे में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का परिणाम है। अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह 17.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो साल दर साल 6.7 की वृद्धि को दर्शाता है। 2024-25 में जीएसटी संग्रह
22.1 लाख करोड़ रुपया, जबकि 2023-24 में 20.2 लाख करोड़ रुपया था। वित्त वर्षीय 2025 में यह जीडीपी के 4% तक पहुंच गया है। जीएसटी राजस्व की यह वृद्धि मौजूदा नाममात्र जीडीपी वृद्धि के स्थिति के साथ मोटे तौर पर मेल खाती है। समानांतर रूप से उच्च आवृत्ति वाले संकेतक मजबूत लेन देन की मात्रा वॉल्यूम का सुझाव देते हैं, जिससे अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान संचयी ई-बिल वॉल्यूम द्वारा दर साल 21% बढ़ा है। केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय महामारी पूर्व अवधि में जीडीपी के औसतन 2.7% से बढ़कर पोस्ट पैंडेमिक महामारी के बाद की अवधि में लगभग 3.9% हो गया। केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्त वर्ष 2024-25 में राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता SASCI योजना के माध्यम से राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपये तक का 5 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर पूंजीगत व्यय लगभग 2.4% बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। महामारी के बाद की अवधि में राज्य सरकारों को संयुक्त राज्य कोषीय घाटा जीएसडी के लगभग 2.8% पर स्थिर रहा। हालांकि हाल के वर्षों में यह बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 3.2% हो गया है, तो राज्य वित्त पर उभरते दबाव को दर्शाता है। भारत ने वर्ष 2020 के उच्च स्तर से सामान्य सरकारी ऋण जीडीपी अनुपात को लगभग 7.1% कम किया है, जबकि उच्च सार्वजनिक निवेश के स्तर को लगातार निरंतर बनाए रखा है। अध्याय 3 मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय अंतर्मध्यस्थता विनियामक प्रदर्शन में सुधार। मौद्रिक प्रारूप वित्त वर्ष 2026 अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान भारत के मैट्रिक और वित्तीय वर्ष में शानदार प्रदर्शन देखा गया। बैंकिंग क्षेत्र में प्रदर्शन। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के परिसंपत्ति गुणवत्तापूर्ण उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया, जबकि सितंबर 2025 तक में GNPA अनुपात घटकर 2.2% और शुद्ध NPA औसत 0.5% रह गया, जो पिछले कई दशकों में न्यूनतम स्तर है। 31 दिसंबर 2025 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का बकाया ऋण आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में वृद्धि और 14.5% रही। इस सितंबर 2025 तक GNPA अनुपात घटकर 2.2% और शुद्ध NPA 0.5% रह गया।
जो पिछले वर्ष कई दशकों में न्यूनतम स्तर है। 31 दिसंबर 2025 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में वार्षिक वृद्धि 14.5% रही, जो दिसंबर 2024 के 11.2 की तुलना में अधिक है। वित्तीय समावेशन। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJY 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें से 36.63 करोड़ ग्रामीण और आर्थिक शहरी क्षेत्र में। इस योजना ने बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी के लिए आधारभूत बचत और लेन देन का ढांचा सफलपूर्वक स्थापित किया। स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड उद्यम नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण प्रदान करती है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत सड़क विक्रेताओं, रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी जमानत के कार्यशैली पूंजी ऋण प्रदान किया जा सकता है। हालिया अपडेट के अनुसार इस योजना को मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यह योजना विनिर्माण, व्यापार, सेवा और कृषि से संबद्ध गतिविधियों में शामिल सूक्ष्म लघु उद्यमों को वित्त पोषित कर रही है। अक्टूबर 2025 तक इस योजना के तहत 55.45 करोड़ ऋण खातों के माध्यम से 36.18 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। वित्तीय क्षेत्र के अन्य पहलू। वित्त वर्ष 2026 के दौरान दिसंबर 2025 तक 2.35 करोड़ रुपये डीमैट खाते जोड़े गए हैं, जिससे कुल डीमैट खातों की संख्या 21.6 करोड़ से अधिक हो गई है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि सितंबर 2025 तक विशिष्ट निवेशकों यूनिक इन्वेस्टर्स की संख्या 12 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई, जिनमें लगभग 1/4 महिलाएं थीं। म्यूचुअल फंड उद्योग का भी विस्तार हुआ, जिससे दिसंबर 2025 के अंत तक 5.9 करोड़ अद्वितीय निवेशक थे। इनमें से 35 करोड़ निवेशक गैर टीयर 1 और टीयर 2 शहरों में से थे, जो पारंपरिक शहरी केंद्रों के अतिरिक्त वित्तीय भागीदारी के विस्तार की ओर इंगित करता है। गिफ्ट सिटी में स्थित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने और उसे सही दिशा प्रदान करने के लिए सक्षम पारिस्थितिक तंत्र तैयार करता है। क्षेत्रीय परिदृश्य विनियामक गुणवत्ता के संदर्भ में प्रणालीगत सुदृढ़ीकरण के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया, जिसे वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई। दोनों रिपोर्टों में एक बढ़ती हुई लचीली, विविध और समावेशी वित्तीय प्रणाली का उल्लेख किया गया है। इसमें वित्तीय क्षेत्र के कुल परिसंपत्तियां कैलेंडर वर्ष 2024 में जीडीपी का लगभग 187% रही है। साथ ही पूंजी बाजार का विस्तार कैलेंडर वर्ष 2017 के जीडीपी के 144% से बढ़कर कैलेंडर वर्ष 2024 में 175% हो गया। मूल्यांकन में यह भी पाया गया कि बैंक और एनबीएफसी गंभीर तनाव की स्थितियों में भी पर्याप्त पूंजीगत बफर बनाए रखने में सक्षम है। अध्याय 4 बाहरी क्षेत्र दूरगामी लक्ष्य की तैयारी। वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1% से लगभग दोगुनी होकर 1.8% हो गई, जबकि वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 2% से बढ़कर दोगुनी से अधिक यानी 4.3% हो गई। अंकटाड की व्यापार और विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत व्यापारिक साझेदारी की विविधीकरण में अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत ग्लोबल साउथ में तीसरे स्थान पर रहा और उसने सभी ग्लोबल नॉर्थ की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उच्च व्यापार विविधता दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड 885.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इससे मुख्य रूप से सेवा निर्यात में हुई तेज वृद्धि के कारण वर्ष दर वर्ष 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में गैर पेट्रोलियम निर्यात 374.3 अरब अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जबकि गैर पेट्रोलियम, गैर रत्न और आभूषण निर्यात कुल वस्तु निर्यात के 5वें हिस्से का लगभग चौथा हिस्सा था। वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा निर्यात 387.6 अमेरिकी डॉलर के अब तक के से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, जिसमें 13.6% की वृद्धि दर्ज की गई। इससे प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक विकास के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई। भारत का चालू खाता घाटा सीमित बन रहा है, जिससे सेवा निर्यात और प्रेषक से होने वाले तेज निवल अंतर्वाह में वृद्धि दर्ज की गई है। जिसने वस्तु व्यापार घाटे की भरपाई की। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.3% रहा, जो कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति को दर्शाता है। भारत विश्व में प्रेषण प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रेषण अंतर्वाह बढ़ाकर 135.4 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिससे विदेशी खाते के
स्थिरता को समर्थन प्राप्त हुआ। यह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से आने वाले प्रेषणों के बढ़ते हिस्से को दर्शाता है, जिसमें कुशल और पेशेवर श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। 16 जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 701.4 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो लगभग 11 माह के भारत के आयात की भरपाई करने में सक्षम है और विदेशी ऋण के 94% से अधिक हिस्से को समाहित करता है। इस विदेशी अस्थिरता के संबंध में भारत की क्षमता और अधिक सुदृढ़ हुई है। वैश्विक निवेशों की मंदी के दौरान भी भारत ने पर्याप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है। अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान कुल मिलाकर 64.7 अमेरिकी डॉलर कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह रहा, जो निवेशकों के निरंतर विश्वास और सेवा, डिजिटल विनिर्माण एवं बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों में निवेश की गति तेज को दर्शाता है। भारत कैलेंडर वर्ष 2024 में 1000 से अधिक परियोजनाओं के साथ ग्रीनफील्ड निवेश की घोषणाओं में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर रहा। इसके लिए अतिरिक्त कैलेंडर वर्ष 2020-24 में यह ग्रीनफील्ड डिजिटल निवेश के लिए सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरा है। अध्याय 5, महंगाई नियंत्रित और स्थिर। भारत में सीपीआई श्रृंखला की शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे कम मुद्रास्फीति दर दर्ज की गई है। अप्रैल-दिसंबर 2025 की औसत समग्र मुद्रास्फीति 1.7% रही। खुदरा मुद्रास्फीति में आई इस कमी का मुख्य कारण भोजन और ईंधन के मूल्यों में सामान्य गिरावट की प्रवृत्ति को माना जा सकता है। यह दोनों घटक मिलकर भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बास्केट का 52.7% हिस्सा बनाते हैं। प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत ने वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति में सबसे तेज गिरावट दर्ज की है। 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में यह गिरावट लगभग 1.8% अंक के बराबर है। अध्याय 6, कृषि और खाद्य प्रबंधन। वित्तीय वर्ष 2015 और 24 के बीच पशुपालन क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ। इसके परिणाम स्वरूप इसके सकल मूल्यवर्धन में लगभग 195% की वृद्धि दर्ज की गई। मत्स्य पालन क्षेत्र में ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे मछली उत्पादन में 2014-24 के दौरान 140% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि इसके पिछले दशक 2004-14 में तुलनात्मक रूप से कम वृद्धि देखी गई थी। अच्छे मानसून के कारण कृषि वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,357.73 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 254.3 LMT की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज श्री अन्न के उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण संभव हुई। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के बावजूद बागवानी क्षेत्र कृषि जीविका का एक प्रमुख चालक बनकर उभरा है, जिसकी कृषि क्षेत्र में हिस्सेदारी लगभग 33% है। वर्ष 2024-25 में बागवानी उत्पादन 362.8 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन से भी अधिक है। सरकार कृषि विपणन और अवसंरचना में दक्षता सुधारने के लिए ISAM के तहत कृषि विपणन अवसंरचना उपयोजना और कृषि अवसंरचना कोष को
लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य खेत के स्तर पर सुविधाओं को मजबूत करना और निजी क्षेत्र के भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के माध्यम से बाजार की पहुंच को बेहतर बनाया गया है। 31 दिसंबर 2025 तक इस पोर्टल से लगभग 1.79 करोड़ किसान, 2.72 करोड़ व्यापारी और 4,698 FPO जुड़ चुका है। इससे 23 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेश की 1,522 में मंडियां शामिल हैं। अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों की आय को समर्थन दिया जाता है। अब इस योजना की 21 किस्तें जारी की जा चुकी है, जिसके तहत पात्र किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। किसानों की आय सुरक्षा के साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। इसके लिए प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना जैसी मासिक पेंशन योजनाएं संचालित है। 31 दिसंबर 2025 तक इस योजना के अंतर्गत 24.92 लाख किसान पंजीकृत हो चुके हैं। सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन की गारंटी अधिनियम 2025 को अधिनियमित किया है, जिससे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 भी कहा जाता है। यह अधिनियम मनरेगा के एक व्यापक वैधानिक पुनर्गठन है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को विकसित और भारत 2047 की दीर्घकालिक परिकल्पना के अनुरूप में बनना है। इसका मुख्य उद्देश्य जवाबदेही को मजबूत करना, अवसंरचना के परिणामों में सुधार करना तथा आय को सुदृढ़ करना है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण रोजगार नीति में भारत के निर्णायक बदलाव को दर्शाता है। हालांकि मनरेगा सहभागिता, डिजिटलीकरण और पारदर्शिता के मामले में जनता के बीच काफी लोकप्रिय रहा, लेकिन कुछ ढांचागत कमियों के कारण इसकी प्रभावशीलता में कमी देखी गई थी। अध्याय 7 सेवाएं स्थिरता से नए आयामों की ओर। सकल घरेलू उत्पाद GDP में सेवाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2026 की पहली छमाही H1 वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर 53.6% हो गई, जबकि सकल मूल्य वर्धित में सेवाओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2026 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार अब तक के सर्वोच्च स्तर 56.4% पर पहुंच गई। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है और 2005 के वैश्विक सेवाओं के व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 24 में 4.3% हो गई है। सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023 से 25 के दौरान कुल FDI प्रवाह में इसका औसत हिस्सा 80.2% रहा, जो महामारी पूर्व अवधि वित्त वर्ष 2016 से 2020 के 77.7% से अधिक है। भारत वर्ष 2015-24 के बीच 393 विदेशी उपग्रह अपने प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित कर चुका है। अध्याय 8 उद्योग की नई उड़ान, संरचनात्मक रूपांतरण और वैश्विक एकीकरण।
वैश्विक स्तर पर छाई मंदी और निरंतर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में औद्योगिक गतिविधि में तेजी आई है। यहाँ उद्योग का सकल मूल्य वर्धित वास्तविक संदर्भ में 7.0% की दर से बढ़ा है। विनिर्माण क्षेत्र के विकास दर में तेजी आई, जहां वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में जीबीए 7.72 और दूसरी तिमाही में 9.13% की दर से बढ़ रहा है, जो संरचनात्मक सुधार को दर्शाता है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं ने 14% में लागू 2.0 लाख करोड़ रुपये से अधिक वास्तविक निवेश आकर्षित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर 2025 तक 18.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन बिक्री हुई और 12.6 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन हुआ। भारत के नवाचार प्रदर्शन में निरंतर तेजी देखी गई है, जिसके तहत वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2019 के 66वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2025 में 38 हो गई। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने घरेलू क्षमताओं को उन्नत बनाया है, जिसके तहत 6 राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर विनिर्माण और पैकेजिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। निवेश और अध्याय 9 निवेश और अवसंरचना संपर्क सूत्र क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक को सुदृढ़ करना। भारत सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2018 में 2.63 लाख करोड़ रुपए से लगभग 4.2 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2026 बजट अनुमान में 11.21 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2026 में प्रभावी सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 15.48 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो बुनियादी अवसंरचना विकास पथ का मुख्य प्रेरक तत्व के रूप में स्थापित हो गया है। आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपया प्रस्तावित किया गया है। पिछले एक दशक में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 60% से अधिक की वृद्धि हुई है। यह वित्त वर्ष 2014 के 91,287 किलोमीटर से वित्त वर्ष 2026 में 1,46,572 किलोमीटर हो गया है। इसके साथ ही परिचालन वाले हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई लगभग 10 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2014 में 550 किलोमीटर से वित्त वर्ष 2026 में 5,364 किलोमीटर हो गई है। रेलवे की आधारभूत अवसंरचना का विस्तार निरंतर गति से जारी है, जिसके अधीन मार्च 2025 तक भारतीय रेल नेटवर्क का कुल विस्तार 69,439 रूट किलोमीटर तक पहुंच गया है। भारत ने वित्त वर्ष 2026 में 3,500 किलोमीटर अतिरिक्त नेटवर्क विस्तार के लक्ष्य को निर्धारित किया और अक्टूबर 2025 तक भारतीय रेलवे 99.1% विद्युतीकृत हो चुका है। नवंबर 2025 तक कुल 69,427 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा किया जा चुका है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। हवाई अड्डों की संख्या वित्त वर्ष 2014 के 74 से बढ़कर वर्ष 2025 में 164 हो गई है।
विद्युत क्षेत्र में क्षमता का निरंतर विस्तार दर्ज किया गया है। नवंबर 2025 तक स्थापित क्षमता वर्ष 11.6% से बढ़कर 509.74 गीगावाट हो गई है। इसके साथ ही मांग आपूर्ति का अंतर वित्त वर्ष 2014 के 4.2% से घटकर नवंबर 2025 तक शून्य हो गया है। विद्युत क्षेत्र के सुधारों ने ऐतिहासिक बदलाव प्रस्तुत किया है, जिसमें डिस्कॉम ने वित्त वर्ष 2025 में पहली बार 2,701 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कर पश्चात निवल लाभ दर्ज किया है। इसके साथ ही एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल नुकसान वित्त वर्ष 2014 के 22.62% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.4% रह गया है। नवंबर 2025 तक कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 49.83% है। भारत कुल नवीकरणीय ऊर्जा तथा संस्थापित और ऊर्जा क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। टेली डेंसिटी के संदर्भ में 86.76% की वृद्धि दर्ज की गई और 5G सेवाएं अब देश के 99.9% जिले में उपलब्ध है। जल जीवन मिशन के तहत अक्टूबर 2025 तक 81% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास नल से स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध है। अंतरिक्ष अवसंरचनाओं में तेजी आई है। इसके तहत भारत स्वायत्त सैटेलाइट डॉकिंग स्पेसपाडेक्स की उपलब्धि प्राप्त करने वाला विश्व का चौथा देश बना। इसके साथ ही स्वदेशी मिशनों का विस्तार हुआ और निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी की भी वृद्धि हुई। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, सशक्त, प्रतिस्पर्धी और विकासशील भारत। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 31 दिसंबर 2025 तक देश में कुल 38.61 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई। इसमें 30.16 गीगावाट और सौर ऊर्जा, 4.47 गीगावाट पवन ऊर्जा और 0.03 गीगावाट जैव ऊर्जा तथा 3.24 गीगावाट जल विद्युत ऊर्जा शामिल है। अध्याय 11, शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्धियां और भविष्य की रूपरेखा। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा प्रणालियों में से एक का संचालन कर रहा है, जिसके अंतर्गत 14.71 लाख विद्यालयों में 24.69 करोड़ छात्रों की शिक्षा प्रदान की जा रही है और इस व्यवस्था में 1.01 करोड़ से अधिक शिक्षक सहयोग दे रहे हैं। भारत ने बुनियादी ढांचे और शिक्षक क्षमता को सुदृढ़ करके विद्यालयों में नामांकन में उल्लेखनीय प्रगति की है। पीएम पोषण शक्ति निर्माण और समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजना से शिक्षा तक पहुंच और समानता को बढ़ावा दिया है। सकल नामांकन अनुपात प्राथमिक स्तर में 90.9% है, उच्च प्राथमिक स्तर में 90.03%, माध्यमिक स्तर में 78.7% तथा उच्च माध्यमिक स्तर में 58.4% है। उच्च शिक्षा
उच्च शिक्षा संस्थान की संख्या 2014-15 के तहत 51,534 से बढ़कर जून 2025 तक 70,018 हो गई है, जिससे उच्च शिक्षा तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ। यह वृद्धि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या में हुए महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाती है। 2014-15 में से 2024-25 के बीच प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। वर्तमान में देश में 23 IIT, 21 IIM और 20 एम्स हैं, इसके साथ ही जंजीबार और अबू धाबी में 2 अंतर्राष्ट्रीय IIT परिसरों की स्थापना की गई है। NEP के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इस क्रम में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक और कौशल आधारित शिक्षण को एकीकृत करना है, इसे 170 विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत 2,660 संस्थान शामिल किए गए हैं, जिसमें 4.6 करोड़ से अधिक ID जारी की जा चुकी है। इनमें क्रेडिट युक्त 2.2 करोड़ FPAAR स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री ID शामिल है। NEP के तहत 2035 तक 50% GER सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 153 विश्वविद्यालयों ने लचीली प्रवेश निकास व्यवस्था द्वारा द्विवार्षिक प्रवेश प्रणाली लागू की है। वर्ष 1990 के बाद से भारत के मातृ मृत्यु दर में 86% की कमी दर्ज की गई है, जो 48% की वैश्विक औसत गिरावट को से कहीं अधिक है। 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर में 78% की गिरावट हासिल की गई है। इस वर्ष 1990-2023 के दौरान वैश्विक स्तर पर 54% की गिरावट की तुलना में 61% की वैश्विक कमी और नवजात मृत्यु दर में 70% की अधिक कमी दर्शाती है। पिछले दशक में मृत्यु दर में 37% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जो वर्ष 2013 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 40 से घटकर 2023 में 25 हो गई। अध्याय 12 रोजगार, कौशल विकास और उन्नत कौशल की और वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कुल 56.2 करोड़ लोग उससे अधिक आयु के कार्यरत थे, जो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के तुलना में दूसरी तिमाही में लगभग 8.7 लाख नए रोजगार के सृजन को दर्शाता है। वार्षिक औद्योगिक समीक्षा, जो संगठित विनिर्माण क्षेत्र को कवर करता है, वित्त वर्ष 2024 के परिणामों में विनिर्माण क्षेत्र में के लचीलेपन को उजागर करता है। यह पिछले वर्ष की तुलना में रोजगार में 6% की वृद्धि और वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में 10 लाख से अधिक नौकरियों की वृद्धि को दर्शाता है। नई श्रम संहिताओं ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को औपचारिक मान्यता दी है, जिससे उनके लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष और अन्य लाभों का दायरा सुनिश्चित हुआ है। जनवरी 2026 तक ई-श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का सफलतापूर्वक पंजीकरण किया जा चुका है। कुल पंजीकरणों में महिलाओं की भागीदारी 54% से अधिक है, जो देश की जेंडर आधारित कल्याण योजनाओं को मजबूती प्रदान करती है। राष्ट्रीय करियर सेवा
एक एक एकीकृत मंच है जो रोजगार चाहने वाले नियोक्ताओं, प्रशिक्षण प्रदाताओं तथा करियर मार्गदर्शन और परामर्श एजेंसियों को आपस में जोड़ता है। इस पोर्टल से विभिन्न क्षेत्रों में 5.9 करोड़ से अधिक पंजीकृत उम्मीदवार और 53 लाख नियोक्ता पंजीकृत हैं। यहाँ वर्तमान में लगभग 8 करोड़ रिक्तियाँ उपलब्ध हैं। कौशल प्रणाली ITI के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय योजना के तहत स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल सामग्री और उद्योग संरेखित दीर्घकालिक और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से 1000 सरकारी ITI को अपग्रेड करने का प्रस्ताव है, जिसमें 200 हब ITI और 800 स्पोक ITI शामिल है। अध्याय 13 ग्रामीण विकास और सामाजिक प्रगति, भागीदारी से साझेदारी तक। विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को 2.15 से डॉलर से बढ़ाकर 3.00 प्रतिदिन कर दिया है, जिससे 2021 की कीमतों के आधार पर क्रय शक्ति समानता PPP के अनुसार समायोजित किया है। संशोधित मानकों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी की दर 5.3% थी तथा निम्न मध्यम आय वर्ग की गरीबी दर 23.9% दर्ज की गई है। समावेशी विकास लक्ष्य के महत्व को समझते हुए सामान्य सरकार का सामाजिक क्षेत्र पर व्यय सामाजिक क्षेत्र के विकास के अनुकूल बन रहा है। वित्त वर्ष 2022 के बाद से सामान्य सरकार के सामाजिक सेवाओं पर व्यय से लगातार वृद्धि का रुझान देखा गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में SSI सकल घरेलू उत्पाद GDP को 7.9% रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 संशोधित अनुमान में 7.7% तथा वित्त वर्ष 2023-24 में 7% था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति दिसंबर 2025 तक स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन समीक्षा वाले लगभग 3.44 लाख अधिसूचित गांवों के लक्ष्य के मुकाबले 3.28 लाख गांवों में पूर्ण की जा चुकी है। लगभग 1.82 लाख गांवों के लिए 2.76 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान अग्रणी उर्वरक कंपनियों ने अपने स्वयं के संसाधनों से स्वयं सहायता समूहों की 1094 ड्रोन वितरित किए, जिनमें से 50 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए। अध्याय 14 भारत में AI पारिस्थितिक तंत्र का विकास आगे की राह। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रतिष्ठा और आधारित प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा के बजाय एक आर्थिक रणनीति के रूप में स्थापित किया गया है। इसे भारत की संरचनात्मक वास्तविकताओं जैसे पूंजी की उपलब्धता, ऊर्जा की सीमित आपूर्ति, संस्थागत क्षमता और बाजार की गहराई के अनुरूप अपनाया जाना चाहिए। इसे उद्देश्य AI प्रौद्योगिकी के चयन में सावधानी बरतना है ताकि दीर्घकालिक विकास को सुदृढ़ करे और कमजोर विनिर्माण को उभार न दे। अध्याय 15 शहरीकरण, भारत के शहरी तंत्र को नागरिकोन्मुख बनाना। नमो भारत क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली यह दर्शाती है कि उच्च गति क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे शहर और उपशहरी श्रम बाजारों को पुनः आकार दे सकती है। शहरों और उनके आसपास के क्षेत्रों के बीच यात्रा समय से अधिक तेजी से कमी लाकर ऐसी प्रणालियां रोजगार तक पहुंच बढ़ाती है।
यह बहुकेंद्रित विकास का समर्थन करती है, मुख्य महानगरीय क्षेत्रों पर दबाव को कम करती है। यह अनुभव महानगरीय क्षेत्र में गतिशीलता, आवास और आर्थिक विकास को एकीकृत करने में क्षेत्रीय रेल की भूमिका को रेखांकित करता है। वर्ष अध्याय 16 आयात प्रतिस्थापन में सामरिक लचीलेपन और सामरिक अपरिहार्यता तक। इस परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी अपरिहार्य और आवश्यक बन जाता है। यह विदेशी आयातों के सामने उत्पादन की निरंतरता सुनिश्चित करने और अस्थायी राष्ट्रीय क्षमताओं का निर्माण करने के लिए रक्षात्मक आक्रामक नीति उपकरण दोनों के रूप में कार्य करता है, जो आर्थिक संप्रभुता को सुदृढ़ करता है। स्वदेशी से रणनीतिक लचीलेपन और पुनः रणनीतिक अपरिहार्यता के संदर्भ में क्रमिक विकास की अवसंरचना तैयार करता है। इससे विवेक आधारित आयात प्रतिस्थापन राष्ट्रीय शक्ति में निवेश करता है और अंततः भारत को वैश्विक प्रणालियों के संदर्भ में इस तरह स्थापित करता है कि विश्व भारतीय उत्पाद खरीदने के बारे में सोचने के बजाय बिना सोचे भारतीय उत्पाद खरीदने की दिशा में बढ़ा जाए। राष्ट्रीय इनपुट लागत न्यूनीकरण रणनीति प्रतिस्पर्धात्मकता को आधारभूत अवसंरचना के रूप में देखता है। यह रणनीति किफायती और विश्वसनीय संसाधनों को विनिर्माण, निर्यात और रोजगार के लिए मौलिक मानती है, जबकि बढ़े हुए संसाधन संबंध लागतों की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर व्यापक और अस्थायी दंड के रूप में देखती है। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26। पहला भारत बिजली शिखर सम्मेलन 2026 कब आयोजित हुआ? जून 2026 में। और कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। स्वच्छ ऊर्जा मुख्य बिंदु क्या था? स्वच्छ ऊर्जा विस्तार और विकसित भारत का रोड मैप। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक जून 2026 में हुआ, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। विकसित भारत @ 2047 के लिए समावेशी मानव विकास इसका मुख्य बिंदु था। युवा विकसित भारत मेरा युवा सम्मेलन जून 2026 में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया और युवाओं को की राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी इसका मुख्य बिंदु था। राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 मई 2026 में आयोजित किया गया, बेंगलुरु में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जल वितरण, संरक्षण और प्रबंधन प्रणालियों में दक्षता, स्थिरता और निर्णय लेने में क्षमता में सुधार करना है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का 26वां सम्मेलन मई 2026 कहाँ हुआ? बस्तर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। अंतर्राज्यीय सहयोग और आंतरिक सुरक्षा, विकास कार्य और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया गया। नवाचार और समावेशित पर 10वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 अप्रैल 2026 चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। इसका मुख्य बिंदु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस वर्ष के सम्मेलन का विषय नवाचार एवं समावेशिता, भविष्य को आकार देने वाली सर्वोत्तम प्रथाएं थी। CERT
इन संवाद 2026 अप्रैल 2026 में आयोजित किया गया, गोवा शहर में आयोजित किया गया और मुख्य विषय है भविष्य के लिए तैयार ऑडिट के माध्यम से डिजिटल सुरक्षित करना और अनुकूलन आश्वासन प्रगति। राष्ट्रीय शीतजल मत्स्य पालन सम्मेलन 2026 मार्च 2026 श्रीनगर में आयोजित किया गया। उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्र में मछली उत्पादन और आजीविका को बढ़ावा देना। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 मार्च 2026 में आयोजित किया गया नई दिल्ली में, और इस सम्मेलन के जरिए भारत और अफ्रीका ने विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीति साझेदारी की। कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 मार्च 2026 में आयोजित हुआ। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन मार्च 2026 में आयोजित है नई दिल्ली में। इसमें इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन, उसकी निगरानी को मजबूत करना तथा भारत के जलवायु लक्ष्यों को डिजिटल तकनीकों के साथ पूरा करना। विश्व जल दिवस 2000 सम्मेलन 2026 मार्च 2026 में आयोजित नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य जल के लिए उद्योग रहा, जिसका उद्देश्य सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देना, तभी सभी को स्वच्छ जल तक पहुंच प्रदान करना है। 29वां सूरज कुंड मेला 2026 जनवरी 2026 फरीदाबाद। थीम स्टेट उत्तर प्रदेश एवं मेघालय। पार्टनर देश मिस्र। भारतीय भाषाओं का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 जनवरी 2026 में आयोजित नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया। 18वां प्रवासी भारत दिवस भारतीय दिवस जनवरी 2026 भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया। मुख्य उद्देश्य विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 53वां विश्व पुस्तक मेला 2000 जनवरी 2026 नई दिल्ली। अतिथि देश कतर, फोकस देश स्पेन। काशी तमिल समागम 2025 जनवरी 2025 में इसका आयोजन हुआ। वाराणसी में इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। मुख्य विषय लेट्स लर्न तमिल करकलम। अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 दिसंबर 2025 गांधीनगर में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, डेयरी और सहकारिता को आधुनिक तकनीकी से जोड़ना। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 नवंबर 2025 भारत मंडपम में। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया, नीति आयोग के सहयोग से। पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन नवंबर 2025 नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई और उद्घाटन अमित शाह। इसका विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम था। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 नौवां संस्करण अक्टूबर 2025 यशोभूमि नई दिल्ली में। थीम इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। अनावरण मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया। इसका आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन और इंडिया के द्वारा किया गया। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन सितंबर 2025 विशाखापत्तनम। विकसित भारत सेवा, डिजिटल सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। 4th वर्ल्ड फूड इंडिया सितंबर 2025 में आयोजित हुआ भारत मंडपम में। और थीम समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। उद्देश्य
भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना। पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत। पांडुलिपि विरासत सम्मेलन सितंबर 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया और संस्कृति मंत्रालय द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक जून 2026 नई दिल्ली में हुई। सदस्य देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग, साइबर सुरक्षा और वर्तमान वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच आपसी सुरक्षा तंत्र विकसित करने पर चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रमुख की बैठक जून 2026 में नई दिल्ली में हुई। ब्रिक्स देशों के सैटेलाइट डेटा शेयरिंग, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट तारामंडल और अंतरिक्ष तकनीकी के शांतिपूर्ण उपयोग पर सहयोग। 52वां G7 शिखर सम्मेलन जून 2026 एवियन लेस्बेंस फ्रांस में आयोजित हुआ। इस वर्ष फ्रॉगिंग न्यू पार्टनरशिप एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडारिटी। इसमें भारत ने इम्पैक्ट इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। मध्य एशिया SCO का मुख्य केंद्र पर सम्मेलन जून 2026 दुशांबे ताजिकिस्तान में हुआ। भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हिस्सा लिया। इसका कॉन्फ्रेंस का मेन थीम सेंट्रल एशिया द कोर OSCO स्पेस ऑफ पीस एंड जॉइंट डेवलपमेंट था। 11वां ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों का बैठक 2026 जून 2026 गुरुग्राम में आयोजित हुआ। इसकी थीम सर्वेषां ऊर्जम है। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की सम्मेलन 16वीं बैठक जून 2026 मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। बैठक में खाद्य सुरक्षा, छोटे किसानों के सशक्तिकरण, जलवायु अनुकूल खेती और कृषि नवाचार पर विशेष जोर दिया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण था। 48वां शिखर सम्मेलन मई 2026 फिलीपींस में आयोजित हुआ। थीम था नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। 10वां हिंद महासागर संवाद मई 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस साल की थीम है बदलती दुनिया में हिंद महासागर क्षेत्र। 23वां सांगरी लॉ डायलॉग 2026 मई 2026 सिंगापुर में आयोजित हुआ। यह एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस समिट है, जिसे दुनिया भर के डिफेंस मिनिस्टर, मिलिट्री चीफ और पॉलिसी बनाने वाले और स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट एक साथ आते हैं। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण हो रही। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग भी भाग लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक 79वीं मई 2026 जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। इस वर्ष का थीम था रीसेपिंग ग्लोबल हेल्थ और
शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्लोबल वाटर समिट 2026 मई 2026 मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ। इस वर्ष इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया गया कि हम ऊर्जा परिवर्तन में विफल रहे तो हम जल के मामले में कैसे सफल हों। 14वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 मार्च 2026 कैमरून। ई कॉमर्स पर रोक को लेकर असहमति के कारण सर्वसम्मति बिना समाप्त हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 मार्च 2026 बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत पवेलियन का उद्घाटन किया। थीम था द IQ एरा। रायसीना संवाद 2011वें संस्करण 2026 मई 2026 नई दिल्ली। इस सम्मेलन में फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मुख्य विषय संस्कार अभिकथन सामंजस्य उन्नति था। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 मार्च 2026 नई दिल्ली। सम्मेलन का विषय खोज विकास और वितरण, मलेरिया उन्मूलन और उससे आगे की दिशा में प्रगति। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2026 फरवरी 2026 में आयोजित हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। उद्देश्य था भारत को वैश्विक लाइफ साइंस हब के रूप में मजबूत करना और बायो विनिर्माण के निवेश में बढ़ावा देना। विश्व गवर्नमेंट समिट 2026 फरवरी 2026 दुबई UAE। थीम शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। उसके बाद है प्लास्ट इंडिया 2026 फरवरी 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदर्शनी है जो भारत नेक्स्ट थीम पर आधारित है। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 फरवरी 2026 में आयोजित चेन्नई भारत में। भारत इस सम्मेलन का पहली बार मेजबानी कर रहा है। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 जनवरी 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। थीम है कलेक्टिव विजडम यूनाइटेड वॉइस म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ तथा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित हुआ। राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्ष एवं पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 2026 जून 2026 जनवरी 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। नौवें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 जनवरी 2026 में आयोजित किया गया कोच्चि में भारत में। और थीम स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 दिसंबर 2025 में पुरी में आयोजित हुआ। थीम था पावरिंग इंडिया सी फिशिंग बैलेंस इनोवेशन। 46वें खाड़ी सहयोग शिखर सम्मेलन दिसंबर 2025 में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? मनामा बहरीन में। और इस सम्मेलन में साखिर घोषणा पत्र को अपनाया गया। इस घोषणा पत्र में सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर जोर दिया गया। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दोनों देशों ने 2030 तक भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $100 बिलियन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। G7 विदेश मंत्रियों का बैठक 2025 नवंबर 2025 में नियाग्रा कनाडा में हुआ।
भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक में भाग लिए। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 नवंबर 2025 में आयोजित हुआ, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। थीम एकजुटता, समानता, स्थिरता। अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन। 11वां हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2025, दुबई। थीम प्रभाव के लिए नवाचार, हरित व्यवस्था के विषय को गति देना। 8वां अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन सभा अक्टूबर 2025, भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। थीम था एक सूर्य, एक विश्व, एक साझा संकल्प। बैठक की अध्यक्षता नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। UNCTAD का 16वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2025 जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ। विषय था भविष्य को आकार देना, समान, समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन अक्टूबर 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका आयोजन भारतीय निर्यातक संघ द्वारा किया गया। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन सितंबर 2025 अहमदाबाद में हुआ। विषय कर्म, पुनर्जन्म, अपरागमन और अवतार सिद्धांत। भारत समुद्री निवेशन सम्मेलन 2000 अगस्त 2025 इंडिया हाउस, लंदन। समुद्री सहयोग के बढ़ावा देने के लिए पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ और मुख्य विषय था इनका अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन जून 2025 हैग, नीदरलैंड में हुआ। अगला सम्मेलन जुलाई 2026 में तुर्की में आयोजित किया जाएगा। आगामी बैठक कौन कौन से हैं, अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आगामी बैठक सम्मेलन 21वां G20 शिखर सम्मेलन मियामी, फ्लोरिडा में होगा। COP31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2026 अंताल्या, तुर्की में। COP32 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2027 अदीस अबाबा, इथियोपिया में। 26वां SCO शिखर सम्मेलन 2026 किर्गिस्तान में होगा। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन 2026 अंकारा, तुर्की में। 20वां NAM शिखर सम्मेलन 2027 उज्बेकिस्तान में और 28वां CHOGM शिखर सम्मेलन 2026 एंटीगुआ बारबुडा में और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत में। G20 शिखर सम्मेलन जो 20वां था, 20वां दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और उसके बाद फिर आपका स्थापना कब हुआ तो 26 सितंबर 1999 को। 19 यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन देश थे इसमें। COP31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अंताल्या, तुर्की में इस बार हुआ है और COP30 ब्राज़ील, COP29 बाकू, अजरबैजान में हुआ था। पहली बैठक 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। 26वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, किर्गिस्तान में और 25वां चीन और 24वां कजाकिस्तान में हुआ।
SCO शिखर सम्मेलन का स्थापना जो है वो आपका जून 2001 मुख्य सचिवालय बीजिंग में हुआ था और कुल देश इसमें 10 है, जिसमें 10वां बेलारूस और 9वां ईरान है। उसके बाद है नाटो शिखर सम्मेलन जो है वो 35वां हैग में हुआ था नीदरलैंड में, और इसका स्थापना जो है 1949 में हुआ। मुख्यालय अभी ब्रुसेल्स में है और कुल देश इसमें 32 हैं। 32वां स्वीडन है और 31वां फिनलैंड है। NAM शिखर सम्मेलन जो है ये 19वां जो है ये आपका युगांडा में हुआ था और स्थापना इसका 1961 में हुआ। कुल देश 120 हैं। 28वां जो CHOGM सम्मेलन 2026 है, ये एंटीगुआ और बारबूडा में हुआ है और 27वां जो है 2024 में समोआ में हुआ था। स्थापना जो है 1926 मुख्यालय लंदन में हुआ। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है भारत में हुआ, लेकिन 17वां ब्राजील में हुआ था। स्थापना 2009 में। कुल देश 11 है। वर्ष 2025-26 के चर्चित पुरस्कार। सबसे पहले हम लोग साहित्य से संबंधित पुरस्कार को देखते हैं। साहित्य से संबंधित पुरस्कार। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी ममता कालिया को दिया गया है। और ममता कालिया को किस चीज के लिए दिया गया? तो उनकी किताब संस्मरण जीते जी इलाहाबाद में के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है वो आपको गगन गिल को मिला था कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर। मैथिली भाषा में 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र नाथ झा को दिया गया है धात्री पातसन गाम के लिए, संस्मरण के लिए। और 2000 साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है वो मैथिली भाषा में महेंद्र मलंगिया जी को निबंध प्रबंध संग्रह के लिए दिया गया था। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी 2025 जो है नवतेज सरना को दिया गया है उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। और जो 2024 का साहित्य अकादमी इंग्लिश भाषा के लिए था वो ईस्टरिन गिरे को दिया गया था उपन्यास स्प्रिट नाइट्स के लिए। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी भाषा में सुशील शुक्ल को 2025 का मिला है लघु कथाएं 1/12 के लिए। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पार्वती तिर्की को हिंदी भाषा के लिए मिला है कविता संग्रह फिर उगना के लिए। अन्य तथ्य। बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया गया है और युवा पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया गया है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 विजेता कौन है? यांग सुआंग जी ताइवान के हैं और इनका कृति क्या था? तो ताइवान ट्रैवलॉग किताब का नाम है। अनुवादक कौन है? लीन किंग। और अन्य तथ्य। यह मूल रूप से मंदारिन चीनी भाषा में लिखी गई पहली किताब है। ये था मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किस भाषा में दिया गया? किसको दिया गया? बनु मुश्ताक को दिया गया भारत के लिए। हार्ट लैम्प कन्नड़ कहानी संग्रह है। दीपा भास थी इनका जो है वो अनुवादक थी और पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई।
बुकर पुरस्कार 2025 डेविड ज़्ले को दिया गया। हंगरियन ब्रिटिश लेखक हैं और फ्लैश बुक के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार जीतने वाले पहली हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा हार्वे को दिया गया था। ब्रिटिश लेखिका हैं। ऑर्बिटल नाम की पुस्तक के लिए दिया गया था और ISS पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन है। सरस्वती सम्मान 35वां सरस्वती सम्मान राजकुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है और उनकी कृति हरा पार्वती कथा बांग्ला उपन्यास के लिए दिया गया। सरस्वती सम्मान 2024 34वां महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को दिया गया और इनकी कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत पुस्तक के लिए दी गई है। व्यास सम्मान 2024 जो है ये 34वां की विजेता सूर्यवाला हिंदी लेखिका हैं और इनकी कृति है कौन देश को वासी बेनू की डायरी। व्यास सम्मान 2023 33वां पुष्पा भारती जी को दिया गया था। हिंदी लेखक हैं यादें यादें और यादें इस पुस्तक के लिए। अभी हम लोग देखते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है R वैरामुथु को दिया गया है। यह सम्मान पाने वाले तमिलनाडु के प्रथम लेखक हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जो है 59वां विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं। प्रित्जकर पुरस्कार 2025 वास्तुकला के क्षेत्र में लियू जियाकुन को मिला है। और पुलित्जर पुरस्कार 2026 पत्रकारिता के क्षेत्र में नतालिए ओबिको पियर्सन इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लेखक के लिए तैयार की थी। आनंद आर और सुपर्णा शर्मा चित्रित रिपोर्टिंग और कमेंट्री में प्रोजेक्ट ड्राफ्ट के लिए। अन्य पुरस्कार USA नेशनल बुक क्रिटिकल सर्कल अवार्ड 2025 से अरुंधति राय के संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी को सम्मानित किया गया। मई 2026 में सूडानी पत्रकार संघ को प्रतिष्ठित यूनेस्को गिलर्मो कैन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 हिंदी कथाकार मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें ग्रामीण जीवन पर लेखन पर दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 से नमिता गोखले को सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक विलियम डैलरिम्पल को उनकी पुस्तक द गोल्डन रॉड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 श्री रविशंकर को दिया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें बोस्टन ग्लोबल फॉर्म और AI वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा प्रदान की गई। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 देश भर से कुल 45 शिक्षकों में बिहार के 3 शिक्षक शामिल कुमारी निधि किशनगंज की हैं, दिलीप कुमार सुपौल के हैं और प्रमोद कुमार नालंदा के हैं। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जो है गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 सुनील अमृत को दिया गया है। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025।
64वां संस्करण विजेता प्रेमचंद्र पुखरामबम, मणिपुर। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार शिक्षाविद वेलामला सिमन्ना को लोकनायक फाउंडेशन साहित्यिक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2025 हेतु मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्राका माचेल को शांति, मानवीय कार्य और सामाजिक विकास में उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। कन्नड़ कवयित्री ममताजी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रस्किन बॉन्ड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज के वीडियो में हम लोग पेज 21 से पेज नंबर 30 तक पढ़े। कल के वीडियो में हम लोग पेज नंबर 31 से हम लोग 40 तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।